चलिए, नमस्ते भारत, जो कि आपका पसंदीदा प्रोग्राम है, बिल्कुल नए अंदाज नए कलेवर में आपके बीच हम लेकर हाजिर हुए हैं। तो चलिए खबरों के सिलसिले को शुरू करते हैं सबसे अहम सबसे बड़ी खबर के साथ, जो कि है दिल्ली हिंसा से जुड़ी हुई। बीती रात दिल्ली में हिंसा की कोई वारदात नहीं हुई, जो कि एक अच्छी खबर है। लेकिन इस बीच एक दुखद खबर यह है कि मौत का आंकड़ा 27 तक पहुंच गया है। 200 से ज्यादा लोग इस मामले में घायल हुए हैं। वाकई में ये एक अच्छी खबर है कि हिंसा और ज़्यादा नहीं हुई है, लेकिन दुखद खबर कि मौत का आंकड़ा 27 तक पहुंच गया है। दिल्ली हिंसा को लेकर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। दिल्ली पुलिस को हाईकोर्ट में जवाब देना है कि भड़काऊ भाषण देने वाले नेताओं के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई। कल कोर्ट ने कहा कि 1984 जैसे हालात नहीं बनने दे सकते। ये एक बड़ी खबर है कि कोर्ट को ये कहना पड़ा है कि हिंसा के हालात जिस तरह से दिल्ली में बने हुए हैं, अब वैसे हालात 1984 जैसे ना हो जाएं। तो दिल्ली में क्या है तस्वीर, 3 तस्वीरों के जरिए रख रहे हैं आपके सामने। दिल्ली हिंसा पर सियासत भी हो रही है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने केंद्र और केजरीवाल सरकार पर कल सवाल उठाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आज कांग्रेस अध्यक्ष राष्ट्रपति को ज्ञापन भी सौंपने वाली है। ऐसा बहुत कम होता है कि सोनिया गांधी बाहर आए और खुलकर सीधे सरकार पर हमला बोले, लेकिन कल ऐसा हुआ, और न सिर्फ हुआ बल्कि आज राष्ट्रपति को ज्ञापन भी सोनिया गांधी सौंपने वाली है। तो देखिए, हमने दिन की शुरुआत में ही, बुलेटिन की शुरुआत में ही आपको बता दिया कि किन खबरों पर हमारी नजर रहने वाली है। खास तौर पर हमने आपको बताया कि आज क्या कुछ होने वाला है। देखिए, कोर्ट में दिल्ली हिंसा को लेकर सुनवाई होने वाली है। इसके अलावा सोनिया गांधी जो है वो राष्ट्रपति से मिलने वाली है। राजधानी दिल्ली में बीती रात से हिंसा तो नहीं हुई है, लेकिन तनाव अभी बरकरार है। आज सुबह दिल्ली में क्या हालात है, ये जानने के लिए हमारे संवाददाता अभिषेक रावत मौजपुर पहुंचे। देखिए, आपको बता दें कि मौजपुर में क्या देखा अभिषेक ने। उसके अलावा मौजपुर वही इलाका है जहां रविवार को सबसे पहले हिंसा भड़की थी। जी हां, कोशिश हालांकि लगातार पुलिस कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा जल्दी सामान्य हो हालात, और लोगों को समझाने के लिए बकायदा खुद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल कल मौजपुर पहुंच गए थे। ताजा हालात जानने के लिए अभिषेक की ये रिपोर्ट देखिए आप। राजधानी दिल्ली में शांति बहाल करने के लिए इस समय दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ की आरएएफ टीम फ्लैग मार्च कर रही है। हम इस समय मौजपुर इलाके में हैं, जहां पर बुधवार की दोपहर को एनएसए अजीत डोभाल ने दौरा किया था। न सिर्फ दौरा, बल्कि यहां पर लोकल लोगों से बात भी कर रही थी और उन्हें आश्वासन दिलाया था कि केंद्र सरकार उन सभी की सुरक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदार है और प्रतिबद्ध है, और उन सभी को आश्वासन दिया था कि अब तक जो हुआ है वो हो गया, लेकिन आने वाले समय में किसी के साथ भी कोई गलत काम नहीं होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर फ्लैग मार्च किया जा रहा है दिल्ली पुलिस और आरएएफ का, और अब सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी प्रकार की कोई शांति भंग ना हो और ना ही कोई हिंसा हो। इसीलिए दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों को ये साफ हिदायत दी गई है कि वे मुस्तैदी से तैनात रहें और जनता के बीच ये विश्वास पैदा कर सके कि वे सभी सुरक्षित हैं। कैमरा पर्सन राजेश पांडे के साथ अभिषेक रावत, एबीपी न्यूज दिल्ली। दिल्ली में शांति है, पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है। अभिषेक रावत आपको दिल्ली के मौजपुर का ताजा हाल बता रहे थे। जी हां, अभिषेक रावत की रिपोर्ट आपके सामने रखेंगे। अब देखिए अभिषेक, जब रात को फ्लैग मार्च के साथ स्टोरी कर रहे थे, तब ऐसी अफवाह फैलने लगी कि चेतराम गली में कुछ हिंसा हुई है, लेकिन वहां ऐसा कुछ हुआ नहीं था। उल्टे लोग वहां पहरा दे रहे थे। देखिए जरा। इस समय फ्लैग मार्च जो है मौजपुर की चेतराम गली के बाहर पहुंच चुका है। मैं आपको ये गली इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि अब से कुछ घंटे पहले ही एक अफवाह फैली थी कि चेतराम गली में कुछ उपद्रवी घुसे हैं और यहां पर हिंसा हुई है, और आप देख सकते हैं यहां पर किसी प्रकार की कोई हिंसा के चिन्ह नहीं नजर आ रहे हैं। बाकायदा गेट अच्छी तरीके से बंद है। लोग यहाँ पर जगह जरूर है, लेकिन यहाँ पर किसी प्रकार की कोई हिंसा नहीं हुई है। यहाँ पर गेट बंद है और आप देख सकते हैं अंदर कोई बुजुर्ग वगैरह बैठे हैं। अगर ये बात करेंगे तो मैं एक बार प्रयास करता हूँ। अंकल जी, बात कर सकते हैं क्या? तो ये आप देखिए, यहाँ पर जो है लोग बाग जगह जरूर हैं, और लेकिन जिस तरीके से जो घटना के बारे में यहाँ कुछ घंटे पहले यहाँ पर एक अफवाह फैली थी कि यहाँ चेतराम गली में कोई हिंसा हुई है, लेकिन यहाँ पर देखने से कोई माहौल नहीं लग रहा है, और यही कारण है कि शायद जो आरएएफ की टीम भी है वो इसी गली से इसलिए गुजरी है, जिससे कि कोई क्या कहते हैं, ये सभी को आश्वस्त किया जा सके कि यहाँ पर किसी प्रकार की कोई हिंसा या तनाव वाला माहौल नहीं है। और पुलिस और अर्धसैनिक बलों का आने का मकसद यही है कि यहाँ पर सुरक्षा जो है वो महसूस कराई जा सके लोगों के बीच में। चलिए, यहाँ पे लोग जो है बात नहीं करना चाह रहे हैं और अब फ्लैग मार्च आगे बढ़ चुका है। कैमरा पर्सन राजेश पांडे के साथ अभिषेक रावत, एबीपी न्यूज दिल्ली।
तो न सिर्फ आज सुबह सुबह क्या हालात है आपके सामने हमने रखा, बल्कि हम आपको ये भी बता रहे हैं विकास, खास तौर पर जब कहीं भी हिंसा होती है, दंगों जैसे हालात होते हैं, अफवाहों का बाजार इतना गर्म होता है और बहुत हद तक ये अफवाहें जिम्मेदार भी होती हैं। बिल्कुल, देखिए जब माहौल में भरोसा नहीं होता तब फिर अफवाहें इतनी ज्यादा किलिंग हो जाती हैं कि जो दंगे भड़कते हैं, हिंसा भड़कती है, वो अफवाहों से ज्यादा भड़कती है बजाय कि कोई घटना हुई हो। जैसा कि अभी अभिषेक अपनी रिपोर्ट में बीते कुछ सालों में हमने एक ट्रेंड देखा है कि न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट्स देने पड़ रहे हैं, चाहे वो व्हाट्सएप की तरफ से हो, चाहे फिर वो एडवाइजरी जारी करनी पड़ रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ ये जो अफवाहें लगातार फैलाई जा रही हैं, उसको देखकर हम लगातार ये ट्रेंड देख रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने भी कल कहा है कि अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए। जी, तो कुल मिलाकर एबीपी न्यूज भी लगातार आपसे यही अपील कर रहा है कि ऐसे हालात में किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप के या किसी फेसबुक में किसी मैसेज पर भरोसा मत कीजिए। लगातार हमारे संवाददाता अभिषेक हमारे साथ बने हुए, और देखिए हमने स्क्रीन पर भी यही लिखा है, दिल्ली 1984 से 2020, क्योंकि 84 से साफ तौर पर दिल्ली के हालातों को जोड़ा है कोर्ट ने। अभिषेक, सबसे पहले यही जानना है मुझे, आज की सुबह दिल्ली की कैसी होने वाली है, कल की रात कैसी थी? कुमकुम, अगर आज की बात करें तो आज की सुबह कल के मुकाबले बेहद ही ज़्यादा शांतिपूर्ण है। कल रात में भी जो है अफवाहों की वजह से कुछ इलाकों में तनाव जरूर था, लेकिन हिंसा की घटना अभी तक कोई सुनने में नहीं आई है। यहाँ पे जो कॉलोनियाँ हैं उनके अंदर अफवाहों की वजह से थोड़ा तनाव है, इसलिए लोग जाग कर पहरा दे रहे हैं। परंतु आरएएफ की टीम जो है दिल्ली पुलिस के साथ कई इलाकों में फ्लैग मार्च करती नजर आई हैं और उन्होंने वहाँ पे जो लोग हैं उनको ये आश्वस्त किया कि आप चिंता न करें, अपने घरों में आराम से सोइए, हम आपकी पहरेदारी कर रहे हैं। अभिषेक, हमने वो भी देख लिया जो अब तक कभी नहीं देखा गया था कि खुद एनएसए को सड़कों पर उतरना पड़ा रात में ये देखने के लिए कि दिल्ली के हालात क्या है। तो क्या उसी का असर माने कि ग्राउंड पर जो है पुलिस भी मुस्तैद हो गई है, उनके भीतर भी ये बात बैठ चुकी है कि जब एनएसए को उतरना पड़ा तो हालात वाकई बेकाबू हैं? जी प्रतिमा, बिल्कुल, ये तो निश्चित तौर पर मानना ही पड़ेगा, क्योंकि एनएसए सिर्फ एक रात को नहीं बल्कि अगले दिन दोपहर में भी आते हैं और फिर आम जनता से बात भी करते हैं, दोनों ही समुदायों से संपर्क साधते हैं और उन्हें आश्वस्त करते हैं कि केंद्र सरकार उनकी सुरक्षा के लिए तत्पर है और उन्हें सुरक्षित जो है रखा जाएगा, सुरक्षा मुहैया करवाई जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभिषेक हमें बता रहे थे कि किस तरह से अफवाहों का बाजार गर्म है और अफवाहें किस तरह से इस माहौल को और भी ज़्यादा संजीदा बना देती हैं और भी ज़्यादा ऐसा बना देती हैं कि लोग एक दूसरे पर भरोसा करना छोड़ देते हैं। दिल्ली में हुई हिंसा की वजह से वहाँ रह रहे लोग कई तरह की परेशानियों का सामना कर रहे हैं। लोगों के सामने खाने पीने की, सामान की दिक्कतें आना भी शुरू हो गई। दरअसल ये हमेशा होता है, जब भी कहीं हिंसा होती है, दंगों जैसे हालात होते हैं, तो सबसे पहले लोग घरों में सामान इकट्ठा शुरू करना कर देते हैं और फिर बाजार में कमी पैदा हो जाती है। हिंसा वाले इलाकों में कई फैक्ट्रियां हैं, दिल्ली के बाहर से आए लोग बहुत बड़ी तादाद में रहते हैं यहाँ। ऐसे में सबसे ज्यादा परेशान तो यही लोग हैं। और देखिए इसके चलते किस तरीके के हालात बन रहे हैं ये भी आप जान लीजिए। हालात इस तरीके के हो गए हैं कि लोग अपना आशियाना छोड़कर जाने को मजबूर हो गए। एबीपी न्यूज संवाददाता मदीहा खान और जयेंद्र कुमार की रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। हिंसा शांत हो चुकी है, हालात काबू में है, फिर भी लोगों के अंदर डर समाया है। 3 दिनों तक चली हिंसा ने यहाँ के लोगों को अंदर से तोड़ दिया है। हालत ये हो गई है कि लोग घर बार छोड़कर जा रहे हैं। गांव जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्या ऐसा? यहाँ होटल बंद है सारे, सब कुछ बंद है। यहाँ क्या करेगा आदमी किराएदार? गाड़ी निकल जाएगी मैडम। अब बाहर से दिल्ली आकर रहने वाले कई लोग अपने घर छोड़कर वापस जा रहे हैं। कल रात से ही ऐसे लोग यहाँ से बैग लेकर जाते दिख रहे हैं। इस टाइम पे ऐसे ही मामला चल रहा है कि पता नहीं, हम तो गए नहीं है वहाँ तक, कोई डेस्क तक बिल्कुल भी अभी तक। तो अभी आप लोग कहाँ जा रहे हैं बैग वगैरह लेके? जी, हमें खोड़ा जा रहा हूँ इस टाइम। अपने घर वापस? जी जी जी, हालात को देखते हुए? हालात को देखते हैं। दंगों की दहशत इन चेहरों पर साफ नजर आ रही है। लोगों को खाने पीने का सामान नहीं मिल पा रहा है। दूध के लिए लोग कई किलोमीटर दूर जाने को मजबूर हैं। मैं तो वैसे तो फिलहाल बच्चों के दूध की नहीं जा रहा हूँ। मैंने पूरा सीलमपुर, पूरा जाफराबाद, हर जगह छान मारा, कहीं मेरे को बच्चों की नहीं दूध नहीं मिला। मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, उनकी नहीं दूध का इंतजाम करने जा रहा हूँ। कहीं से भी लाऊंगा, कुछ भी करूँगा, लेके आऊँगा। अब मैं लक्ष्मी नगर जाने की सोच रहा था कि लक्ष्मी नगर में जाऊँ, ऐसे मदन डेयरी एक है, वहाँ से दूध लेके आऊँ। तो आप सोच सकते हैं जो जाफराबाद इलाके में रहने वाले लोग हैं उन्हें कितनी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कुछ ऐसी ही तस्वीर दिल्ली के चांदबाग में भी देखी जा रही है। सिलाई करते हैं और जिला बरेली कस्बा आमले में रहते हैं और यहाँ हमारा तो कोई सहारा नहीं, घर नहीं, कुछ नहीं, इसलिए हमें रुक के फ़ायदा क्या। तो फैक्ट्री बंद है फिलहाल? बंद है। आप भी इन्हीं के साथ हो? जी। आप भी बरेली के हैं? जी।
तो आप भी फिलहाल स्थिति खराब है इस वजह से जा रहे हैं छोड़ के? मैं तो इन्हें पहुंचाने जा रहा हूँ बस अच्छा, आप इनको पहुंचाने जा रहे हैं। जब हालात फिर ठीक हो गए तो आप वापस आएंगे? जी जी। हिंसा तो खत्म हो चुकी है, लेकिन सवाल ये है कि क्या सरकार इन लोगों की परेशानी को जल्द से जल्द खत्म कर पाएगी? देखिए, बात तो बड़ी छोटी सी है, लेकिन अगर मन समझ पाए आप तो बहुत बड़ी बात, क्योंकि कपड़ों से लोगों को पहचानने वाले क्या इन लोगों के कपड़े देखकर पहचान सकते हैं कि कौन किस गांव को, किस मोहल्ले को, किस राज्य को छोड़कर बड़े शहर में आया है रोटी तलाशने, मजदूरी करने, और अब वो जा रहा है क्योंकि उसके पास काम नहीं है। ये देखिए बड़ा संवेदनशील मामला है और हिंसा के मामले में अब बहुत ही ज़्यादा संवेदनशीलता बरतनी चाहिए हमें। ना तो हमें इस तरह की बातें करनी चाहिए और ना ही हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए, मुझे लगता है। देखिए, चेहरे और कपड़े की बात ना करें और सिर्फ इस बात पर फोकस करना चाहिए हमें कि इन सब के बीच में अगर कोई परेशान हो रहा है तो वो है सिर्फ और सिर्फ आम आदमी। जी हाँ, उस आम आदमी की ही बात लगातार नमस्ते भारत में हम रख रहे हैं। इसीलिए हम पूछ रहे हैं सवाल, दिल्ली 1984 से 2020 हिंसा से किसी को फायदा मिलता नहीं है, कहते तो सब हैं, ये जानते भी हैं, बस कुछ पलों में ही सब कुछ तहस नहस हो जाता है। चेहरों से आप बेशक पहचान नहीं पाएंगे, लेकिन दर्द देखकर आपको इस बात का अंदाजा हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। देखिए, दिल्ली में हुई हिंसा की भी कहानी कुछ इसी तरीके की है। जब दिल्ली जलाई गई, जब दिल्ली जलाई जा रही थी, तब ना चेहरे देखे जा रहे थे और ना ही किसी का घर। बस जो कुछ उपद्रवियों के सामने आ रहा था वो उसे खाक करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। देखिए, शुरुआत में तो ऐसी रिपोर्ट आई थी कि आइडेंटिफाई करके लोगों के घरों को निशाना बनाया जा रहा है। हिंसा के बाद की जो भी तस्वीरें सामने आ रही हैं, हिंसा से पीड़ित जो भी लोग सामने आ रहे हैं, उनकी बातों से उनके दिल का दर्द साफ पता चल जाता है। कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं, अंधेरा अंधेरा, सब अंधेरा अंधेरा, कुछ नहीं अंदर। सरकार से यही कहेंगे कि बस ये हिंसा प्रदर्शन जो चल रहा है इसे रोका जाए। जो बाहर से लोग आकर ये कर रहे हैं, पत्थर है सड़कों पर, ये कौन कर रही है? मेरे को लग रहा है ये लोग बाहर से आए हुए हैं जो ये पत्थरबाजी कर रहे हैं। ये दिल्ली के लोग नहीं हो सकते, यहाँ चांदबाग के लोग नहीं हो सकते, ये बाहर के लोग हैं ये, क्योंकि यहाँ के लोगों को तो हम जानते हैं। पूरे के पूरे स्कूल को आग के हवाले कर दिया है दंगाइयों ने। 3 दिन से नहीं सोए हम, 3 दिन से कुछ पानी तक मुंह में नहीं गया हम लोगों के। 2 दिन से गाड़ियां नहीं आई हैं और दूध वगैरह नहीं मिल रहा है, परेशानी हो रही है। जहाँ से रेगुलर दूध लेते हैं। देश की जनता परेशान है, मेरे जैसे बाप बहुत रो रहे हैं। मैं सबको यही मैसेज देना चाहता हूँ कि यहाँ पे ना कोई हिंदू है ना कोई मुस्लिम है, हम सबसे पहले हिंदुस्तानी है। ये जो 20 बेटे मरे हैं मेरे जैसे बापों के बेटे हैं, ये मेरे भाई और बेटे हैं। रतनलाल भी मेरा भाई था, मैं गृह मंत्रालय से पूछना चाहता हूँ, मोदी जी से पूछना चाहता हूँ। रतनलाल भी मेरा भाई है, उसका अंतिम संस्कार कल ही कर दिया गया। क्यों? कि वो पुलिस में नौकरी करता था। मेरा भाई भी पुलिस में, मेरी बेटियां भी पुलिस में, वो भी देश की सेवा कर रही हैं और हम भी देश की सेवा करते हैं। हमारे आप नागरिक इस तरह से देश की सेवा करते हैं। मोदी जी, एक नेशन एक कानून, ये एक नेशन कानून है, ये एक नेशन कानून नहीं है। मेरे बेटे के लिए मैं तड़प रहा हूँ 3 दिन से, परसों से डेथ बॉडी नहीं मिल पा रही है। जन क्यों मारा मेरा बच्चा? मेरे बच्चे ने क्या कर दिया? मेरा बेटा चला गया 22 साल का, 22 साल का चला गया राहुल। किसने मेरे भाई ने मारा है? मेरे भाई ने मारा है। मेरे भाई ने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था। कुछ लोग आए और उसे खींच के ले गए और बाद में उसके केवल उसकी हमें लाश ही मिली। मेरा बेटा मोर्चरी में जमा कर दिया, गोली लगी है, नार में गोली लगी है आगे। अभी तक बेटा की लाश नहीं मिली। मुझे मेरा
मेरा बच्चा चाहिए, मेरा बच्चा पानी में गिर के ईंट भर के बोरे ढक दिया मेरे बच्चे पे। इसने मेरे भाई ने मारा है, मेरे भाई ने मारा है, मेरे भाई ने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था। पुरी में सभी दुकानें और होटल बंद थे, तो हमें पता लगा थोड़ी देर के बाद कि उसके गोली लग गई। 22 साल का चला गया राहुल। हम अपनी गली के कोने पे खड़े हुए थे, मैं थोड़ा सा दूर था 10 मीटर के आसपास, तो एकदम से गोली आई है और उसकी एकदम लगी है। कल सुबह ही मेरी जो है मॉर्निंग में उससे बात हुई थी जी, तो मैं उसको समझाया था, मैंने कहा बेटा बाहर दंगे वगैरह चल रहे हैं तो आप जो है कहीं जाना नहीं। वो अपने घर में ही था, लेकिन ये थोड़ा सा जो हाय हुल्ला सुन करके भीड़ वगैरह जो आई है उससे थोड़ा सा बाहर निकला और उसके साथ ये एकदम हादसा हो गया। जैसे टाइप के नहीं थे वो, कि जैसे कि लड़े हैं भिड़े हैं, फिर भी उन्हें इस हिंसा में बेमतलब में ही ले लिया गया है। मैडम हम ही नहीं चाहते कि मतलब लड़ाई नहीं चाहते, हम लड़ाई नहीं चाहते कि हमारा भाई मरे या उनका भाई मरे, हम ये नहीं चाहते, हम ये चाहते सुकून हो। दिल्ली हिंसा ने आम आदमी के साथ साथ वर्दी वालों को भी अपनी चपेट में ले लिया है। कांस्टेबल रतनलाल के बाद अब एक आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा की भी मौत हो गई है। जी हाँ, ये खबर ऐसी जिसने पूरी दिल्ली को हिलाकर रख दिया कि आखिर ये गुस्ताखी की तो की किसने। अंकित का कसूर क्या था? 25 फरवरी की शाम अंकित घर से निकले, आसपास का माहौल जानने के लिए निकले कि मोहल्ले में क्या चल रहा है। अंकित तो घर लौटे नहीं, लौटा तो उनका शव, वो भी 18 घंटे बाद। और देखिए, अंकित की मौत के बाद उनके परिवार वालों का, उनके घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। परिवार सिर्फ ये जानना चाहता है कि उनकी जान किसने ली, क्यों ली। क्या किसी के पास इसका जवाब है? मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। पूरी तरह काटा, मारा और उन्हें सर 8 बजे यहाँ पे नाले में फेंक दिया। ये है आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा का परिवार, जो रो रो कर इंसाफ की दुहाई मांग रहा है। दिल्ली के खजूरी खास के रहने वाले अंकित शर्मा 25 फरवरी की शाम करीब 5:30 बजे अपने घर से निकले थे मोहल्ले के हालात का जायजा लेने, लेकिन लौट कर नहीं आए। अंकित के परिवार ने पुलिस से लेकर अस्पताल तक हर जगह तलाश की, लेकिन इस खोज का नतीजा काफी खौफनाक निकला। यहाँ कुछ चश्मदीदों ने अंकित शर्मा के परिवार वालों को बताया कि हो सकता है कि अंकित शर्मा की जो लाश है वो इस नाले में हो, और पुलिस की मौजूदगी में गोताखोरों ने अंकित शर्मा की लाश इस नाले के अंदर से निकाली। अंकित शर्मा के साथ एक और लाश, कुल मिलाकर के 2 लाश इस नाले से बरामद हुई। हालांकि दूसरे व्यक्ति की पहचान जो है वो अभी उजागर होना बाकी है। माँ के लिए यकीन करना मुश्किल है कि अंकित अब कभी लौटकर नहीं आएगा। हमें इंसाफ मिले, जिसने ये किया है उनको सजा मिले। ताहिर हुसैन इसमें मेन रोल है उसका, उसने अपना घर उससे फायरिंग करवाई, पथराव कराया, ये सर बहुत गलत किया इसने। सर ये राजनीति जो हुई है, राजनीति बहुत गलत है। अंकित के साथ एक और लड़के की लाश मिली है, जिसकी शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है। अंकित के परिवार ने मुस्तफाबाद से आम आदमी पार्टी के पार्षद ताहिर हुसैन पर अंकित की हत्या का आरोप लगाया है। मुझे मेरा बच्चा चाहिए, मेरा बच्चा पानी में गिर के ईंट भर के बोरे ढक दिया मेरे बच्चे पे। अंकित के परिवार के ये आरोप तो अभी जांच का विषय है, मगर इन दंगों में पुलिस की भूमिका पर भी कई सवाल उठ रहे हैं। पुलिस यहाँ आई नहीं है जी, सही बता दूं मैं, ये जो हमारे यहाँ जो बंदे मरे हैं पुलिस की वजह से मरे हैं। पुलिस आई नहीं है यहाँ पे सर, जब आई है थोड़े टाइम के लिए पुलिस यहाँ आई है, और सर जब बीच में आती थी थोड़ा 1 घंटा रुकी और चली गई। अंकित का अंतिम संस्कार आज उनके पैतृक गांव मुजफ्फरनगर के इटावा में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि आखिर वो कौन लोग हैं जो इस हिंसा को रोकने की कोशिश करने वालों को भी नहीं बख्श रहे हैं। जापान में फंसे 119 भारतीयों को भारत लाया जा रहा है। जापान की राजधानी टोक्यो में समंदर किनारे डायमंड प्रिंसेस क्रूज शिप में ये भारतीय फंसे हुए थे। विदेश मंत्री ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है देश को। भारतीय लोगों के साथ श्रीलंका, नेपाल, दक्षिण अफ्रीका और पेरू के 5 नागरिक भी लाए गए हैं, जो भारत के मित्र देश हैं। जयशंकर ने मदद के लिए जापान के अधिकारियों की तारीफ की है। ये वो
शिप, जहां ये तमाम लोग फंसे हुए थे, जिनमें 119 भारतीय हैं। और बड़ी बात यह है कि 119 भारतीयों के साथ साथ मित्र देशों के नागरिकों को भी लाया जा रहा है। और हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, सीधे उनसे जुड़ते हैं। प्रणय, क्या खबर है? जो 119 भारतीय लाए गए हैं उसमें से कुछ भारतीयों को कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड भी हो गए थे, क्या वो लोग भी इसी विमान से वापस लाए गए हैं भारत? नहीं विकास, वो लोग फिलहाल नहीं लाए गए हैं, लेकिन जो लोग सुरक्षित थे, जो लोग, क्योंकि आपको ध्यान होगा इसमें करीब जो भारतीय चालक दल था वो 6 लोग वो, और उसके अलावा 120 जो यात्री थे वो थे। और आपको पता है कि करीब 5 जो भारतीय हैं वो कोरोना वायरस इन्फेक्टेड थे इस डायमंड प्रिंसेस जहाज में, जो कि योकोहामा जापान का जगह है, वहां तक के ऊपर क्वारंटीन किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया प्रणय इस जानकारी के लिए। प्रणय बहुत अहम जानकारी दे रहे थे, जो एक बार फिर आपकी सहूलियत के लिए रिपीट कर देते हैं कि जो 119 भारतीय लाए जा रहे हैं उनमें कोई भी कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड नहीं है, और 5 भारतीय जो वो इन्फेक्टेड है वो वहीं पर अभी भी मौजूद है। सीधे लिए चलते हैं आपको हमारे सहयोगी अभिषेक के पास, जो कि इस वक्त लगातार लाइव अपडेट देने के लिए, देखिए बस कुछ सेकंड में आने वाला है। ये लीजिए, वाह अभिषेक आ गए मेरी स्क्रीन में। आप 6 बजे भी पूछा था आपसे, 6:30 बज गए, फिर से पूछ रही हूं क्योंकि हर आधे घंटे में मुझे जानना है कि दिल्ली में हालात क्या है। इस घंटे का अपडेट दीजिए। जी कुमकुम, अभी की जो हालात हैं वो बिल्कुल सामान्य है। इवन मतलब पिछले 2 दिनों से ये हो रहा था, जो खाने पीने की सामग्री है, खासतौर पे दूध की जो है कमी हो रही थी क्योंकि सप्लाई नहीं आ रही थी। अभी मतलब जो हमें यहाँ पे जानकारी मिली है कि दूध की सप्लाई आज जो है कल के मुकाबले काफ़ी बेहतर है। पिछले 2 दिनों से तो ऐसा माहौल लग रहा था जैसे कि कर्फ्यू में कुछ समय के लिए ढील दी गई और दुकानें खुलती थी, लाइन लग जाती थी, लेकिन आज की जो स्थिति है काफ़ी सामान्य है। लोगों को खाने पीने की सामग्री आराम से मिल रही है और लोग भी काफ़ी नॉर्मल है पिछले 2 दिनों के मुकाबले। पुलिस फोर्स किस तरीके की दिखाई दे रही है अभिषेक? वहां पर अच्छी खासी संख्या में दिखाई दे रही है पुलिस फोर्स अब भी, या फिर उसमें कुछ कमी आई है क्योंकि हालात सामान्य? नहीं, पुलिस फोर्स में कोई कमी नहीं है और पुलिस फोर्स जो कल रात से ही काफ़ी एक्टिव और नज़र आई है। पुलिस और आरएएफ की टीमें लगातार हर कॉलोनी के अंदर जो दंगा प्रभावित हैं उन हर कॉलोनी के अंदर पैदल मार्च करा है, फ्लैग मार्च करा है, पतली सकरी गलियों तक भी पहुंच बनाई है पुलिस ने अपनी, केवल यही संदेश देने के लिए कि पुलिस फोर्स जो है मौजूद है और अब किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। मैं निश्चित रहे। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक इस पूरी जानकारी के लिए। अभिषेक हमें बता रहे थे कि लोगों की आवाजाही सामान्य हुई है, दूध की सप्लाई भी पहुंचने लगी है और सबसे बड़ी बात है कि अफवाहें नहीं फैल रही हैं, और अगर अफवाहें फैलेंगी तो माहौल फिर से खराब हो सकता है। दिल्ली शांत है, लेकिन पिछले 3 दिनों में दिल्ली में जो हुआ उसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी, और वाकई में ऐसी कल्पना किसी ने नहीं की थी और कोर्ट को भी कहना पड़ा कि 1984 जैसे हालात नहीं बनने देंगे। हम आपको आगे दिखाते हैं। संवाददाता रक्षित सिंह कल जब जाफराबाद इलाके में पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा? उन्होंने जो देखा वो बेहद खौफनाक था। जी हाँ, एक ऐसी तस्वीर जो कि एक रिपोर्टर को, एक पत्रकार को जब वो जमीन पे उतरता है देखनी पड़ सकती है क्या? रक्षित ने कार से करीब 1 किलोमीटर का सफर तय किया। चारों तरफ हिंसा के सबूत फैले हुए थे। आतंक के 1 किलोमीटर की सफर की बताती ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में आतंक का 1 किलोमीटर, जी हां, अब हम आपको रास्ता दिखा रहे हैं पूरा 1 किलोमीटर का। मौजपुर बाबरपुर जो मेन रोड है उस पर आतंक का किस तरीके से उपद्रवियों का कब्जा रहा, किस तरीके का आतंक जो है वो उन्होंने इस सड़कों पर मचाया, उसकी बानगी, उसकी तस्वीर जो है वो अब आपको दिखनी शुरू हो जाएंगी। जी हां, जिस तरीके से बवाल दिल्ली में हुआ लगातार 3 दिनों तक, उसके बाद में तस्वीर मौजपुर बाबरपुर जो मेन रोड है उसकी इस तरह की उभर कर सामने आती है कि चारों तरफ आपको कांच के टूटे हुए टुकड़े नजर आएंगे और चारों तरफ नजर आएंगे तो ईंट और पत्थर। इसके अलावा जगह जगह पर जो वाहन हैं वो आपको जले हुए नजर आएंगे, जिन वाहनों को जला दिया गया है। हालांकि अब जो है अर्धसैनिक बल और पुलिस बल जो है वो आपको जगह जगह पर तैनात नजर आएगा। देखिए किस तरीके का तांडव यहाँ पर मचाया है कि चारों तरफ आपको ईंट पत्थर नजर आएंगे, टूटी हुई रेलिंग नजर आएंगी। ये मौजपुर बाबरपुर का मेट्रो स्टेशन है और मेट्रो स्टेशन के बगल में अगर इस तरीके की तस्वीर हो तो जाहिर तौर पर समझा जा सकता है कि कितना भयावह जो मंजर रहा है वो पूरा का पूरा इस इलाके में रहा है बीते 3 दिनों तक। दिल्ली में जिस तरीके से तांडव हुआ उसका एक तरीके से कहें तो एपी सेंटर जो था वो यही रोड थी। तो ये आतंक का वो 1 किलोमीटर था जिसमें तस्वीरों के जरिए हमने आपको दिखाने की कोशिश की कि आखिर उपद्रवी और बवालियों का आतंक किस तरह का पूरी की पूरी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में बरपा रहा। रक्षित सिंह, एबीपी न्यूज, दिल्ली।
विकास, कुमकुम, हम तीनों ने ग्राउंड रिपोर्ट्स की हैं। जब भी ऐसी खबर हम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, दिल हमारा भी कांपता है, क्योंकि हम वहां असलियत देख रहे होते हैं, उससे रूबरू होते हैं, तो बहुत बहुत दुखदाई होता है एक रिपोर्टर के लिए ऐसी तस्वीरें पहुंचाना भी। जी हाँ, देखिए बिल्कुल अंदर तक तस्वीरें भेद जाती हैं, और जब आप ऐसी तस्वीरें देखते हैं कि हर आधे किलोमीटर पर 1 दर्जन से ज़्यादा गाड़ियां जली हुई हैं, बाइक जली हुई हैं, लोगों के घरों में आगजनी की गई है, लोग दहशत से घर खाली छोड़कर भाग गए, तो अंदर तक हिला देती हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमने खुद रिपोर्ट देखी जैनेंद्र की कि वहाँ हिंदू और मुसलमान मिलकर एक दूसरे को सुरक्षित भी बचा रहे हैं, बुजुर्ग लोगों को वापस निकाल रहे हैं इलाके से, अगर उनको फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं तो बचा रहे हैं। इसीलिए कहते हैं ना कि चाहे रावण कितना भी बड़ा हो, उसका पुतला कितना भी बड़ा हो, केवल एक बाण राम का नेस्तनाबूद कर देता है उसको, क्योंकि अच्छाई किसी भी हाल में बुराई से बड़ी है, पवित्र है। दिल्ली में इस घंटे क्या माहौल है, हर घंटे की अपडेट आपको मिल रही है नमस्ते भारत पे। तो देखिए, दिल्ली जो कि दिल वालों का शहर है, कहा जाता है कि दिल वालों का शहर है, लेकिन पिछले दिनों दिल्ली का जो रंग दिखा उसने कई सवाल खड़े कर दिए। आज हम आपको ऐसी ही एक कहानी दिखाने वाले हैं। जी हाँ, देखिए दिल्ली का रंग जो है वाकई में जो दिल्ली का दिल कहा जाता था उसके खिलाफ जा रहा है। जी हाँ, जिस घर में शहनाई बजनी थी वहाँ सन्नाटा पसरा है। दिल्ली के यमुना विहार में आज मोहित की शादी थी, लेकिन इलाके में भारी तनाव को देखते हुए मोहित को अपनी शादी टालनी पड़ी। अब आप सोचिए, शादी ऐसा माहौल होता है, महोत्सव होता है, एक तरह से इतनी बड़ी चीज होती है हर परिवार के लिए कि सालों से वो उसके लिए तैयारी करते हैं। करावल नगर की खबर भी आपको दिखाएंगे, जहां हिंसा की वजह से भगत सिंह कॉलोनी के नवीन कुमार के घर की शादी फीकी हो गई। हिंसा ने कैसे लोगों की खुशियां छीनी हैं, हमारी ये रिपोर्ट बताएगी आपको। दिल्ली की हिंसा ने कई परिवारों की खुशियां छीन ली। जिन घरों में शहनाई बजने वाली थी वहां अब मायूसी है। हाथों में शादी का कार्ड लिए ये दूल्हा मोहित है। दिल्ली के यमुना विहार के रहने वाले मोहित की आज शादी होने वाली थी, लेकिन हिंसा के बाद इलाके में तनाव को देखते हुए मोहित के परिवार ने शादी टाल दी है। जब कोई आने ही नहीं वाला था फिर हम करते क्या, उन्हें बुला के, फिर इसलिए सब कुछ कैंसिल कर दिया। अब कब होगी शादी? मैम अब तो 3 तारीख को बोला, 3 तारीख कह रहे हैं। दूसरी तस्वीर करावल नगर के भगत सिंह कॉलोनी के गली नंबर 9 की है। यहाँ नवीन कुमार के घर में बुधवार को लड़के की शादी थी। शादी की तैयारियां जोर शोर से चल रही थी। सोमवार यानी 24 को एंगेजमेंट के लिए बैंक्वेट भी बुक कर लिया गया था, लेकिन सारी तैयारियां हिंसा की भेंट चढ़ गईं। परसों हमने बैंक्वेट बुक कर रखा था भजनपुरी के अंदर, भजनपुर में ली गार्डन, पूरी पेमेंट कर रखी थी, सब कुछ कर रखा था। हम एंगेजमेंट नहीं कर पाए, उसकी एक बंदा नहीं पहुँच पाया, यहाँ तक कि लड़का भी यहीं रह गया। हम वेट करते रहे कि ये दंगा रुके, किसी तरीके से रुके। हिंसा को देखते हुए जो मेहमान खुशियों में शरीक होने आ रहे थे वे बीच रास्ते से ही लौट गए। हमारी सिस्टर आ रही थी चंडीगढ़ से, वजीराबाद तक आ गई, वहीं से रिटर्न बेचारी वापसी चंडीगढ़ विद फैमिली। भय और डर के माहौल में जैसे तैसे शादी की रस्मों को पूरा किया। फंक्शन जो था वो तो हो नहीं पाया, सारे रिलेटिव जो थे वो सब चले गए, सारे रिलेटिव। अभी यह शगुन तो करना ही है हर एक चीज का। माहौल तो बहुत ही दिक्कत वाला है। हमारे फंक्शन कई रद्द हो गए हैं। बहुत मुश्किल से मतलब भगवान का नाम ले लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। दिल्ली के करावल नगर में सोमवार और मंगलवार को हिंसा हुई। लोगों का कहना है कि अचानक माहौल इतना खराब हुआ कि उन्हें कुछ समझ ही नहीं आया। जी हाँ, ऐसा माहौल खराब हुआ कि जो लोग सालों से एक साथ रह रहे थे एक मोहल्ले में, वो एक दूसरे के बेगाने हो गए। एबीपी न्यूज जब करावल नगर की भगत सिंह कॉलोनी पहुंचा तो हिंसा के कई सबूत हमारे सामने थे, और वो सबूत आपको हम दिखाएंगे आगे। आप यकीन मानिए, एबीपी न्यूज के कैमरे को देखकर करावल नगर की भगत सिंह कॉलोनी में भीड़ इकट्ठा हो गई। सड़क पर जली पड़ी गाड़ियां, बिखरा पड़ा मलबा, पहरा देती पुलिस। ये तस्वीरें दिल्ली के करावल नगर पुलिस ट्रेनिंग सेंटर से 2 किलोमीटर पहले की है। करावल नगर में सोमवार को हिंसा के बाद की तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि मंजर कितना खतरनाक रहा होगा। 10 कारें और जो टेम्पो है वो यहाँ पर जली हुई दिखाई दे रही है, और करीब 2 दर्जन से ज्यादा मोटरसाइकिलें यहाँ पर बाइक जली हुई दिखाई दे रही है, और ये सभी वो लोग थे जो यहाँ से गुजर रहे थे। एबीपी न्यूज संवाददाता रविकांत भगत सिंह कॉलोनी में लोगों का हाल जानने पहुंचे। एबीपी न्यूज के कैमरे को देखकर लोगों की भीड़ जमा हो गई। बच्चे जगते रहते हैं पूरी रात, बच्चे नहीं सोते हैं डर के मारे, हम लोग भी नहीं सोते हैं डर के मारे। गेट खोल खोल के देखते रहते हैं, बंद कर लेते हैं गेटन को, फिर डर के मारे नहीं खोल पाते हम गेट।
हमारे पुश्ते पे ना तो रात को फोर्स थी ना पुलिस थी, हम ही लोग मतलब यहाँ से देख रहे थे और ये गेट बंद करके कल जगे हुए थे, लोग भाग रहे थे एकदम से अंदर, हमारे बच्चे भी डर रहे थे, हम लोग भी डर रहे थे। अब करावल नगर की भगत सिंह कॉलोनी के गली नंबर 12 की तस्वीर देखिए, जहां घर के घर पूरी तरह तहस नहस कर दिए गए। करावल नगर के भगत सिंह कॉलोनी के गली नंबर 12 में हम हैं, जहां सबसे ज्यादा नुकसान दिखाई दे रहा है। करीब 6 घर ऐसे हैं जिनके घरों को या तो आग लगा दिया गया या उनके घरों का सारा सामान बाहर निकाल दिया गया। यहाँ स्थानीय निवासी हैं। सर, क्या हुआ है ये सब? सर, हम लोग तो बिल्कुल, हम तो ड्यूटी पे थे, मैं तो था ही नहीं। मैं जब आया तो देखा तो ऐसे ही। कितने बजे आप लौटे? मैं तो 10 बजे करीब आया। तो दिल्ली में हुई हिंसा के वो 24 घंटे कितने भयानक थे, डरा देने वाले थे, ये रिपोर्ट आपके सामने रख रही थी। हिंसा की आग ने कई घरों को जला दिया। ये आग भले ही बुझ गई हो, लेकिन उन घरों में मातम ही मातम है। देखिए, लोगों की रक्षा करने वाले एक जवान के घर में भी मातम पसरा हुआ है। आरपीएफ में तैनात एक जवान का बेटा भी हिंसा की भेंट चढ़ गया। और देखिए, जो देश को, समाज को सुरक्षा देते हैं, उनके प्रहरी होते हैं, उनकी जब हिंसा का शिकार होते हैं तो वाकई में दिल दहल जाता है। देश का वो बेटा था जो देश को मुसीबतों से बचाने वाला था, उसी के घर में मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा और वो कुछ भी नहीं कर सका। नाम राहुल, उम्र 23 साल, लेकिन दिल्ली के ब्रिजपुरी के रहने वाले राहुल अब इस दुनिया में नहीं है। बेटे की मौत पर राहुल की मां का रो रो कर बुरा हाल है। मंगलवार को कुछ उपद्रवियों ने राहुल को गोली मार दी थी। नहीं, ब्रिजपुरी वाली रोड पे खड़े हुए थे, काफी लगभग 500-700 लोग खड़े हुए थे। तो दूसरी साइड से एकदम से पथराव होना स्टार्ट हो गया। तो पहले तो समझ नहीं आया, भगदड़ मच गई कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। फिर एकदम से फायरिंग होनी स्टार्ट हुई है उधर से। तो वो हम अपनी गली के कोने पे खड़े हुए थे, मैं थोड़ा सा दूर था, 10 मीटर के आसपास। तो एकदम से गोली आई है और उसकी एकदम लगी है। आरोप है कि गोली लगने के बाद पुलिस ने भी उनकी मदद नहीं की। पुलिस को हमने बहुत कॉल की है, लगभग मैंने अपने आप ही 10-15 कॉल की है, लेकिन किसी का कोई रिप्लाई नहीं आया। अस्पताल में इलाज के दौरान राहुल ने दम तोड़ दिया। राहुल प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे। आरपीएफ यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में तैनात उनके पिता को उनसे कई उम्मीदें थी। हमारी तो उम्मीद सारी खत्म हो गई, उस बच्चे से ही हमारी उम्मीद थी सारी। एक तरफ पिता का दर्द है, दूसरी तरफ मां का रो रो कर बुरा हाल है, लेकिन हिंसा की आग ने एक घर के चिराग को बुझा दिया। मेरे हम नफस, मेरे हम नवा, मुझे दोस्त बनकर दगा न दे। मुझे डर तो आतिश गुल का है, वो कहीं चमन को जला ना दे। मेरा अज़्म इतना बुलंद है कि पराए शोलों का डर नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताते हैं दिल्ली हिंसा पर लगाम लगाने के लिए गृह मंत्रालय ने क्या कदम उठाए हैं, क्योंकि गृह मंत्रालय के अंतर्गत ही आती है दिल्ली पुलिस। क्या है वो कदम, आपके सामने हमारे ग्राफिक्स रखेंगे। और वो कदम है ये, 24 फरवरी को अमित शाह के अफसरों के साथ बैठक हुई। तो 24 फरवरी का ये 24 फरवरी को पुलिस कमिश्नर को सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए। और 24-25 फरवरी की रात ही 1 बजे अमित शाह ने हालात की समीक्षा की बैठक की। सुबह 9 बजे अमित शाह ने फिर बैठक की। 24 फरवरी की ही तारीख 25 फरवरी को यह बैठक हुई और दोपहर 12 बजे गृह मंत्री की राजनीतिक दलों के साथ बैठक हुई। दोपहर 1:30 बजे 25 फरवरी को ही अमित शाह की गृह सचिव और आईबी निदेशक से मुलाकात हुई। 25 फरवरी को ही शाम 6 बजे एसएन श्रीवास्तव को स्पेशल कमिश्नर नियुक्त किया गया दिल्ली में। और 25 फरवरी को ही शाम 6:30 बजे अमित शाह की बड़े अफसरों के साथ बैठक हुई, जिसमें इस पूरे मामले की समीक्षा की गई। और 25-26 फरवरी की दरमियानी रात ही 2 बजे तक हर घंटे अमित शाह हालात की जानकारी लेते रहे। इसी रात को अजीत डोभाल भी हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा करने निकले थे। 26 फरवरी को हमने बताया अजीत डोभाल कैसे उन इलाकों में गए जहां हिंसा भड़की थी। उसके बाद अगले दिन यानी कि कल दोपहर में अजीत डोभाल फिर गए उन इलाकों में जहां हिंसा भड़की थी। लोगों को आश्वासन दिया और कहा कि इंशाअल्लाह अब केवल ठीक ही ठीक होगा, जो हुआ सो हुआ। सुबह से केवल अच्छी खबरें आ रही हैं। अच्छी खबरें ये आ रही हैं कि अभी तक दिल्ली में हिंसा की कोई घटना नहीं हुई है कल रात से। और
जो रोजमर्रा के सामान लेने के लिए लोग आराम से अपने घरों से निकल पा रहे हैं। तो चलिए, हमारे दो संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हालांकि हम सुबह से आपको हर घंटे की अपडेट दे रहे हैं दिल्ली में क्या हालात है। दो संवाददाता इस वक्त मौजूद हैं। हमारे अभिषेक हमारे साथ मौजूद है और अंजलि भी हमारे साथ अब जुड़ गई है। अभिषेक, सुबह 6 बजे मैंने आपसे अपडेट लिया, 6:30 बजे लिया, लेकिन मैं चाहती हूं कि अब मैं अंजलि के पास जाऊं। अंजलि, आप उसी मेट्रो स्टेशन के नीचे मौजूद है जहां से ये कहानी शुरू हुई थी दिल्ली की। अब बताइए क्या माहौल वहां? जी देखिए, बिल्कुल जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के नीचे ही हम मौजूद हैं, जहां से दरअसल कह सकते हैं कि शुरुआत हुई या पटकथा जो है वो लिखी गई थी। यहां पर आज का अगर अभी के आपकी तस्वीरें दिखाएं तो बिल्कुल यहां पर सड़कों पर अब जो नॉर्मल चीज़ें हैं वो बहाल होनी शुरू हो गई हैं, नॉर्मलसी आनी शुरू हो गई। हालांकि सुरक्षा दस्ता जो है, रैपिड एक्शन फोर्स जो है वो भारी संख्या में अभी भी तैनात की गई है, लेकिन आपको सीधे सड़कों की भी तस्वीरें दिखाते हैं कि अब किस तरह से लोग घरों से निकलने लगे हैं अपने रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए। महिलाएं इस समय सड़क पर आपको दिख जाएंगी, हाथ में दूध की बाल्टियाँ लिए हुए। लोग मेट्रो स्टेशन जा रहे हैं। ये मेट्रो स्टेशन जो बंद कर दिए गए थे, तो अब ये मेट्रो स्टेशन भी खुले हुए हैं। और अब ये अच्छी खबर भी कह सकते हैं, अच्छी तस्वीर कह सकते हैं कि जो नॉर्मलसी है चीजों में वो आने लगी है। रास्ते खोल दिए गए हैं और इसके आगे ही मौजपुर का भी इलाका है, वहां से भी हम जब गुजर रहे थे उसके पहले ब्रिजपुरी का इलाका है। इन तमाम इलाकों में अब सड़कों पर यातायात दिखाई दे रहा है, लोग आते जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि भारी संख्या में सुरक्षा दस्ते की तैनाती अभी भी एहतियातन की गई है। देखिए, जिसे अंजलि हम नॉर्मल कह रहे हैं वो नॉर्मल कतई नहीं लगता है, क्योंकि गुरुवार का दिन है, सुबह के 7 बज रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से सूनी दिखाई दे रही है सड़कें, वो कहीं ना कहीं बता रही हैं कि दिल्ली के हालात कैसे हैं। अभिषेक रावत, आपके पास आना चाहूंगी। पहले आप ताजा अपडेट दे दीजिए ताकि जो दर्शक इस वक्त एबीपी न्यूज के साथ जुड़े हैं उन्हें पता हो कि जहां आप हैं वहां के हालात क्या। जी प्रतिमा, मैं इस समय मौजपुर इलाके में हूं और यही वो इलाका है जहां सबसे पहले जो है दंगा हुआ था। लेकिन आज की बात करें तो यहाँ के हालात बहुत ही सामान्य हैं। लोग मॉर्निंग वॉक के लिए भी निकले हैं, जहाँ कल तक जो है यहाँ पर कोई भी मतलब आने को तैयार नहीं था। आज बहुत ही ज़्यादा सामान्य माहौल है। लोग मॉर्निंग वॉक पर भी निकले, अपने रोज़मर्रा का सामान लेने भी जा रहे हैं। यही नज़दीक में जो है हम डेली न्यूज़पेपर्स की मंडी भी लगती है, आज वो मंडी भी लगी है जो पिछले कुछ दिनों से यहाँ से कुछ दूरी पर लग रही थी। तो अभी के अगर हम बात करेंगे तो बहुत ही सामान्य हालात हैं पिछले 3 दिनों के मुकाबले। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ अभिषेक और अंजलि थे जिन्होंने बताया कि दिल्ली के हालात कैसे सामान्य होने की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, शांति बनी हुई है, लोग रोजमर्रा के कामों के लिए अपने घरों से निकल रहे हैं। दिल्ली में नागरिकता कानून को लेकर फैली हिंसा थम गई है, लेकिन इसकी तकलीफ, इसका दर्द कम ही नहीं हो रहा। हिंसा के कारण कई बेकसूर लोग ऐसे थे जिन्होंने अपनी जान गंवा दी। और एक ऐसे ही बेकसूर शख्स की बात अब हम करने जा रहे हैं। कई लोग इस हिंसा में गंभीर रूप से घायल भी हुए। दिल्ली के कबीर नगर इलाके से भी ऐसा ही मामला सामने आया, जहां राजबीर नाम के एक व्यक्ति को गोली लग गई। और देखिए, उसको गोली लग गई। हिंसा की तमाम खबरों के बीच हर किसी की एक ही सवाल है, हर किसी का एक ही सवाल है कि हिंसा से किसका फायदा हो रहा है। बैठे थे, इतने में कवर पहुंची, गाड़ी चोट लगी है। ये मंजर दिल्ली के गुरु तेग बहादुर अस्पताल का है। महिला के पति का नाम राजबीर है। राजबीर को गोली लगने के कारण चेहरे पर गंभीर चोट आई है। दिल्ली के कबीर नगर के राजबीर घायल होने से कुछ देर पहले घर से बाहर निकले थे और पत्नी से वादा किया था कि जल्द ही लौट आएंगे। मैंने कहा मन जाओ, लड़ाई हो रही है, मन जाओ। बोले थोड़ी देर को हाल ही निकले, वो निकलते नहीं थे, गए नहीं थे, सुबह से घर में ही थे, अभी निकले, थोड़ी देर हुई है बस। इतने में ही हम छत पे बैठे थे, इतने में ही कवर पहुंची, गाड़ी चोट लगी है। राजबीर के परिवार में 3 बेटियां और 1 बेटा है। फिलहाल पूरा परिवार राजबीर के ठीक होने की आस लगाए बैठा है। तो देखिए, खबरें बेहद दर्द पैदा करती हैं, लेकिन एबीपी न्यूज़ आपसे अपील करता है कि शांति बनाए रखिए। पिछले 2 दिनों से जैसी शांति दिल्ली के लोगों ने दिखाई है, जैसी शांति व्यवस्था बना के रखिए वैसे भी बनाए रखें। अफवाह में बिल्कुल नहीं फंसिए। अब बात कर लेते हैं दुनिया के एक ऐसे खतरनाक वायरस की जिसने सबको डरा कर रख दिया। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा वायरस जिसने केवल एक देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया को अपनी जद में ले लिया है और दहशत है। भारतीयों को राहत देने वाली खबर है, लेकिन कोरोना वायरस से जुड़ी हुई खबर चीन से आ रही है। चीन के वुहान शहर में फंसे 76 भारतीयों को देश लाया जा रहा है। सभी भारतीयों को वायुसेना के ग्लोब मास्टर विमान C-17 से भारत लाया जा रहा है।
लाए जा रहे यात्रियों में 7 देशों के विदेशी नागरिक भी शामिल। जी हाँ, 7 देशों के विदेशी नागरिक हैं शामिल और ये 7 देश भारत के मित्र देश हैं। हमारी इस खूबसूरत वॉल में हम आपको दिखाने वाले हैं कि इस ताजा अपडेट की क्या तस्वीर है। वुहान से करीब 76 भारतीय लाए गए हैं। 36 पड़ोसी देशों के नागरिकों को लेकर भारतीय वायुसेना का विमान लौट चुका है। ये अपडेट हमने सबसे पहले सुबह आपको दी थी। हमने अपने संवाददाताओं से बात भी कराई थी आपकी इस मामले में। भारत से करीब 15 टन चिकित्सा सामग्री लेकर वुहान गया था एयरफोर्स का विमान C-17 ग्लोब मास्टर ने किया है ये कमाल। भारतीयों को वापस वतन लाने का, न सिर्फ भारतीयों को बल्कि मित्र देशों के कई नागरिकों को भी लेकर आया ये। वुहान में भारतीय और पड़ोसी मुल्क के नागरिक कई दिनों से फंसे हुए थे और लगातार जद्दोजहद जारी थी कि अपने नागरिकों को जल्दी से जल्दी वापस भारत लेकर आए और ये जद्दोजहद कामयाब भी हुई। 8 फरवरी 2020 को चीन सरकार को खत लिखकर पीएम मोदी ने मदद की पेशकश की थी और कहा था कि हम अपने नागरिकों को बाहर निकालना चाहते हैं, न सिर्फ अपने बल्कि पड़ोसी और मित्र देशों के नागरिक भी हमारे साथ आ सकते हैं अगर चीन चाहे तो देखिए बहुत अच्छा अपडेट कुमकुम ने आपको दिया ताकि आप जान सके कि दुनिया का जो सबसे खतरनाक वायरस है जो हर किसी को डरा रहा है, इसको लेकर ताजा अपडेट क्या है। दिल्ली में नफरत और गुस्से ने कई परिवारों की खुशियों को उजाड़ दिया। कई घर जलाए गए, कई गाड़ियां फूकी गई, कई स्कूलों में तोड़फोड़ हुई। और सबसे बड़ी बात है, केवल गाड़ियां नहीं टूटी, घर नहीं टूटे, लोगों के दिल भी टूटे हैं। कहीं पत्थरबाजी हुई है, कहीं गोलियां चली हैं, कई इलाकों में नफरत की आग के निशान दिख रहे हैं। जी हाँ, इन नफरतों की आग इतनी भयानक होती है, इनके निशान इतने गहरे होते हैं कि कई बार दशक बीत जाते हैं और ये निशान खत्म नहीं हो पाते। एबीपी न्यूज के संवाददाता जब हिंसा वाले इलाकों में स्टोरी करने निकले तो देखिए उन्हें नफरत की आग में क्या क्या दबा हुआ मिला। दिल्ली के वजीराबाद इलाके का यह स्कूल हिंसा की आग में झुलसा है। उपद्रवियों ने इस स्कूल की बसों और गाड़ियों को नफरत की राख में बदल दिया। इस बस को किस तरह नुकसान पहुंचाया गया है, देखिए कांच के टुकड़े यहाँ पे बिखरे हुए हैं। बस पूरी तरह से अंदर से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। पूरी तरह से इस बस को जलाया गया है। ब्रिजपुरी इलाके में इस स्कूल के अंदर भी उपद्रवियों ने खूब उत्पात मचाया। जिस क्लासरूम में बच्चे बैठकर पढ़ते थे, आज वहां हिंसा की राख है। तस्वीरें खुद बयां कर रही हैं कि जो दंगाई थे उन्होंने क्या हालत की है इस स्कूल की। आप देखिए, ये बच्चे यहाँ बैठकर इस डेस्क पर पढ़ा करते थे और पूरे के पूरे स्कूल को आग के हवाले कर दिया है दंगाइयों ने। शायद इस गोली ने किसी की जान ली हो या किसी को जख्म दिया हो। इस गोली के निशान भी इस राख में दबे हुए हैं। ये देखिए, यहाँ पे ये एक लाइव कार्टेज ये है, ये गोली का एक खोखा पड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ हिंसा की गई। ज़्यादातर व्हाट्सएप के ज़रिए और दूसरे तरीक़ों के ज़रिए भीड़ इकट्ठा हो रही है और एबीपी न्यूज़ भी लोगों से अपील करता है कि वो किसी भी तरह के ऐसे संदेश आगे प्रसारित न करें, किसी भी तरह के संदेश आगे न बढ़ाएं जिससे हिंसा हो सकती है। उपद्रवियों ने घरों को भी आग के हवाले कर दिया। जो किताबें भाईचारे का पाठ पढ़ाती हैं, नफरत को हटाती हैं, वो भी इस हिंसा की भेंट चढ़ गई। ये देखिए, अभ्यास पुस्तिका है, भौगोलिक अभ्यास पुस्तिका लिखा हुआ है। ये एक बच्चे की किताब है जो कि जली हुई है। ये तस्वीरें वाकई हैरान करने वाली हैं कि देश की राजधानी दिल्ली में क्या ऐसा हो सकता है। स्कूल की कॉपियों को, बैग को, किसी भी चीज को नहीं छोड़ा गया है। मीटर तक को तोड़ दिया गया है। करावल नगर की भगत सिंह कॉलोनी में उपद्रवियों ने आगजनी के बाद तोड़फोड़ भी की। लोगों के घरों का सामान बाहर फेंक दिया। 6 घरों को आग के हवाले कर दिया। घरों को या तो आग लगा दिया गया या उनके घरों का सारा सामान बाहर निकाल दिया गया। यहाँ स्थानीय निवासी हैं। सर, क्या हुआ है ये सब? सर, हम लोग तो बिल्कुल, हम तो ड्यूटी पे थे, मैं तो था ही नहीं। मैं जब आया तो देखा तो ऐसे ही। कितने बजे आप लौटे? मैं तो 10 बजे करीब आया, 10 साढ़े 10 बजे करीब। जिस जगह से हिंसा की शुरुआत बताई जा रही है, यानी जाफराबाद, यहाँ से पेट्रोल बम की खाली बोतलें मिली हैं, जिसकी मदद से उपद्रवियों ने आगजनी की।
यमुना विहार के एक पार्किंग लॉट में उपद्रवियों ने 5 गाड़ियों को फूंक दिया। जगह जगह आगजनी की, जिसके निशान बेहद डरा देने वाले हैं। कितने लोगों का सपना होता है एक गाड़ी खरीदना, लेकिन किस तरह से मेहनत को, सपने को तोड़ दिया गया है वो आप तस्वीरों में देखिए। जो आसपास रहने वाले लोग हैं उन्होंने हमें बताया है कि किस तरह से, देखिए ये जो बोतलें आपको नज़र आ रही हैं इसमें पेट्रोल भरकर आगे की तरफ जो है रुई लगाकर उसमें आग लगाकर पेट्रोल बॉम्ब बनाकर इस जगह पर अटैक किया गया और गाड़ियों को निशाना बनाया गया। यमुना विहार में उपद्रवियों ने डीसीपी अमित शर्मा पर भी हमला किया था और उनकी कार को आग लगा दी थी। देखिए कैसी है उनकी कार की हालत। आम लोगों का नुकसान तो हुआ ही, पुलिस वालों की गाड़ियां भी जली, कई पुलिस वालों की मोटरसाइकिलें जली। ये डीसीपी की गाड़ी है जिसके बारे में हमें स्थानीय लोग बता रहे हैं कि डीसीपी की गाड़ी यहाँ लगी हुई थी, ड्राइवर गाड़ी में मौजूद था, लेकिन जब भीड़ आई तो उसने तमाम गाड़ियों में आग लगाना शुरू किया। उसमें डीसीपी की गाड़ी भी जलाई गई। ड्राइवर को स्थानीय लोगों ने पनाह दी कई घंटों तक और कई पुलिस वाले भी छिपे रहे। तो देखिए, आपने कहानी देखी, हमारे संवाददाताओं ने बताया कि राख के नीचे क्या क्या दबा हुआ है। किसी के अरमान दबे हैं, किसी का घर का सामान दबा हुआ है, किसी बच्चे की भविष्य की किताबें वहाँ दबी हुई हैं और किसी ऐसे उपद्रवी के मन की घृणा गोली के रूप में उसी राख में दबी हुई है। दिल्ली में क्या माहौल है, आज की सुबह दिल्ली की कैसी है, हमारे रिपोर्टर्स की जुबानी आपको हम बताएं, क्योंकि नफरत की राख में न जाने क्या क्या दबा हुआ अब बाहर निकल रहा है। ये लीजिए, हमारी शानदार वीडियो वॉल में हमारे 2 संवाददाता आ गए। अंजलि मौजूद है, उनके पीछे कुछ लोग मौजूद हैं। अभिषेक भी लगातार सुबह से अपडेट दे रहे हैं। अंजलि, इस वक्त क्या अपडेट? जी देखिए, आपको दिखाते हैं। दरअसल थोड़ी देर पहले जब हमने आपसे बात की थी तो कहा था कि थोड़े हालात सुधरने शुरू हो गए हैं, सामान्य हालात होने शुरू हो गए हैं और ये लोग हैं जो अपने घरों से निकले हैं, रोजमर्रा की चीजें लेने के लिए अंडे लेकर आ रहे हैं, हाथों में दूध की बाल्टियां हैं और ये सब इकट्ठे ही यहाँ से निकले थे। और अब बात करते हैं यहाँ के लोगों से ही, किस तरह के हालात अभी बने हैं। सर, क्या स्थिति है अभी, क्या कुछ बेहतर? बहुत अच्छी है, कोई परेशानी नहीं है, सब आराम से आज़ादी के साथ में रह रहे हैं, कोई झगड़ा नहीं है। गुंडे जो हैं वो छिप गए हैं, भाग गए हैं, समझे, या डर गए हैं। ये सारा काम गुंडों का है, किसी नेक आदमी का, अच्छे आदमी का नहीं है, ठीक है। और ये गुंडागर्दी जो हुई है ये गुंडों ने ही करवाई भी है। जो आम लोग हैं, जो यहाँ के लोग हैं, उनका कहना है उन्हें अपनी काम से, अपनी रोजी रोटी से मतलब है। सर, कुछ स्थिति सुधरी है? जिस तरह से हालात बने थे और इन सड़कों पर तो बिल्कुल सन्नाटा पसर गया था, सिर्फ पत्थर और बोतलें यही नजर आ रही। देखिए, सबसे पहले आपके मीडियम ये चैनल के द्वारा कह रहे हैं हम लोग, ये जो करवाते हैं ये लोग, नेता के कोई भी होता है जो उल्टे सीधे भाषण देते हैं वो अच्छा नहीं है। हम चाहते हैं हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई आपस में हम सब भाई भाई हैं और प्यार से, अमन शांति से जो लोग ऐसा कर रहे हैं ना करें। हमारे बराबर में मंदिर है, यहाँ पर हमारे यहाँ हिंदू भाई हमारे रहते हैं तो हम मिलजुल के रहते हैं। तो ये जो तस्वीर है दरअसल यही सिखाती है, हमें समझाती है उन लोगों को जो इस तरह की हिंसा को अंजाम देते हैं कि किस तरह से लोग यहाँ पर भाईचारे की बात कर रहे हैं, आपसी सौहार्द की बात कर रहे हैं और अब हालात भी पहले से बेहतर हो रहे हैं। तो दिल वालों की दिल्ली में आपसी सौहार्द बना रहे, यही हमारी भी उम्मीद है और यही कामना हम करते भी हैं। हमारे साथ अभिषेक रावत भी लगातार सुबह से बने हुए हैं। अभिषेक, हम हर घंटे, हर आधे घंटे आपके पास इसलिए आ रहे हैं ताकि जो दफ्तर के लिए निकलने वाले लोग हैं, जो उस इलाके में रहने वाले लोग हैं, उन तक एबीपी न्यूज ये अपडेट पहुंचा सके कि हालात क्या है, मौजूदा हालात बताइए। जी प्रतिमा, अभी मैं मौजपुर पे मौजूद हूँ और यहाँ पर जो है हालात काफ़ी सामान्य हैं। पैसेंजर ऑटोज़ वगैरह काफ़ी संख्या में जो है चल रहे हैं। इवन जो लोग भी हैं वो भी अपने अपने घरों से अब निकल रहे हैं। जिनको अभी हमारे सामने भी कुछ एक लोग निकले हैं जिनको अपने ऑफिस जाना था, तो वो भी आज आराम से जा रहे हैं। मेट्रो का परिचालन कल से ही चालू हो गया था और आज सुबह से भी 6 बजे से मेट्रो यहाँ चल रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक और अंजलि आपका। आपने जो अपडेट दिया उससे दिल्ली वालों को सुकून मिलेगा। दिल्ली में अब हिंसा पूरी तरह से थम चुकी है। जो हालात है वो सामान्य होने की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। लोग एक दूसरे में भरोसा कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगली खबर भी दिल्ली हिंसा से जुड़ी हुई है। दिल्ली हिंसा पर आज की खबरें क्या क्या हैं वो हम आपको बता देते हैं। अपने वीडियो वॉल के जरिए हम आपको बताते हैं कि आज दिल्ली में क्या क्या अहम खबरें होने वाली हैं जिन पर हमारी नज़र रहेगी और आपको वो खबरें जाननी भी चाहिए। हम आपको बताते हैं कि आज जो दिल्ली हिंसा से जुड़ी बड़ी खबरें होंगी उसमें होगी हाईकोर्ट में इस मसले पर सुनवाई है। पुलिस को बताना होगा कि अनुराग ठाकुर
कपिल मिश्रा और प्रवेश वर्मा पर एफआईआर दर्ज की गई है या नहीं की गई है, क्योंकि इन लोगों पर हेट स्पीच देने का आरोप है और कोर्ट इस पर आगे आज सुनवाई करेगा। दिल्ली हिंसा से दूसरी बड़ी खबर जुड़ी हुई है, वो है पार्टी दफ्तर से राष्ट्रपति भवन तक कांग्रेस का मार्च होगा। इसमें कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी इस मार्च को लीड करेंगी। कल भी कोशिश की गई थी, लेकिन कल पुलिस ने अनुमति नहीं दी थी और उसके बाद राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपेंगी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी। तो ये दो बड़ी खबरें हैं जिन पर हमारी नजर रहेगी। दिल्ली हिंसा को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई है और दिल्ली हिंसा को लेकर ही सियासत भी शुरू हो गई है। एक तरफ नफरत की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं दिल्ली से, तो दूसरी ओर ऐसी भी तस्वीरें आ रही हैं जो भरोसा कायम करती हैं। गाजियाबाद के इमाम जमील कासमी ने लोगों से शांति की अपील की। इमाम ने लोगों से सोशल मीडिया पर शेयर हो रही अफवाहों पर विश्वास न करने की गुहार लगाई। मुल्क इस वक्त नाजुक दौर से गुजर रहा है, चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है। ख़ास तौर पर हमारे दिल्ली के अंदर वहाँ आपस में तनाव और जो फसादात हुए हैं, इस तरीके का माहौल हमारे और अहले वतन के दरमियान में नहीं होना चाहिए। भाईचारे का सबूत है और अफवाहों पर ध्यान न दें। एक दूसरे की बातें नेट पर चली गई हैं, ख़ास तौर पर सोशल मीडिया पर बगैर तहकीक के आदमी को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। तो देखिए, इस बुलेटिन के जरिए हम आपको हर वो खबर बता रहे हैं जो जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो आज की और कौन सी बड़ी खबरें हैं ये भी आप जान लीजिए, जो हम आपको इस वीडियो वॉल के जरिए बताने वाले हैं कि क्या कुछ और अहम खबरें हैं जिस पर हमारी नजर बनी रहेगी। देखिए, सुबह 10 बजे सीएए एनआरसी के खिलाफ गांधी मैदान में अहम रैली होने वाली है। बहुत बड़े चेहरे यहां पर दिखाई देने वाले जो लगातार सीएए एनआरसी का विरोध कर रहे हैं। उसके अलावा सुबह 11 बजे आपको बता दें कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की हिमाचल प्रदेश के सोलन में रैली होने वाली है। इस अहम खबर पर भी हमारी नजर लगातार बनने वाली है। दोपहर 12 बजे रायगढ़ छत्तीसगढ़ में सीएए के खिलाफ सर्व आदिवासी समाज की रैली होनी है, तो इस खबर पर भी हमारी नजर लगातार बनी रहने वाली है। इसके अलावा दोपहर 1:30 बजे तेजस्वी की बेरोजगारी हटाओ यात्रा के दौरान पहली रैली होने वाली है गया बिहार में। इसके अलावा दिल्ली की बात करें तो सावरकर साहित्य सम्मेलन के समापन कार्यक्रम में शामिल होंगे गृह मंत्री अमित शाह। तो ये अहम खबरें हमने आपके सामने रख दी है। सुबह 10 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक, शाम 6 बजे भी देख लीजिए, सीएए के विरोध में असदुद्दीन ओवैसी की सभा होने वाली है महाराष्ट्र के ठाणे में। तो ये वो अहम खबरें हैं आज की जिस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी, क्योंकि सुबह 10 बजे से बहुत सारे अहम इवेंट्स हैं जो आज होने हैं, बहुत सारी अहम रैलियां हैं जो होने हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी कई जगहों पर जाने वाले हैं, तो इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहने वाली है। बिल्कुल। इसके अलावा एक और खबर है जिस पर हमारी नजर बनी रहेगी, वो होगी सोनिया गांधी का मार्च है जो कि कांग्रेस दफ्तर से राष्ट्रपति भवन तक होगा। इस खबर पर भी हमारी नजर बनी रहेगी।